आइए, करंट जीके में आज जो अपने बात करने जा रहे हैं वो छोटे छोटे पॉइंट है, ये उनको लेके चलेंगे अपने, उनको ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने अखबार में एक पोस्टर देखा होगा, वही आपके क्वेश्चन के रूप में आते हैं। पोस्टर में आपने ऐसे देखा होगा, राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 30 सितंबर, सितंबर के महीने में होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। सितंबर का महीना जो होता है वो राष्ट्रीय पोषण माह होता है। क्लियर होगी बात सारी। अब पोषण के रूप में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वर्तमान में मोटा अनाज, इसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। अब मोटा अनाज जो है हमने 8 डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। कोदो वगैरह है, ज्वार है, ये हमने डिसाइड कर रखे हैं, कई बार लिखा चुका हूं। ये 8 नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, 8 अपने आप लिखोगे। ये कई बार लिखाए हैं इसके मोटे अनाज के बारे में। तो वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। तो ये 8 नाम आप लिखना अपने हिसाब से। ये जो क्वेश्चन आया था RAS 2023 में आया था, प्री में। RAS 2024 की वैकेंसी आ गई है, देखो कितनी जल्दी फास्ट चल रहा है, ठीक ना। अब जल्दी इसका प्री हो जाएगा, फिर मेंस हो जाएगा और पता ही नहीं लगेगा। फिर कहेंगे 1 महीना और मिल जाता तो मैं ये कर लेता, या आंदोलन होने लग जाएंगे, हम पढ़ नहीं पाए 2 महीने और दे दो, ऐसे चल पड़ेगा। तो बेटा ये चीज़ें ऐसी होती है, अभी से शुरुआत करनी होती है इन चीज़ों की, अभी से। मैं कल कर लूँगा और परसों कर लूँगा, वो कभी नहीं कर पाते। ध्यान रखा करो ये चीज़ें, मैंने आपको पहले ही कहा था तैयारी कर लीजिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, ये मनाया गया था 2023 को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बढ़ावा दिया जाता है। इसमें कई गतिविधियां की गई। जब आप पोस्टर देखोगे तो मतलब ऐसी वस्तुओं की तरफ खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना, इस तरीके से प्रोत्साहित करना। मैंने जब इसका पोस्टर देखा तो उसके अंदर एक गतिविधि और मिली मुझे। वो गतिविधि देखिए बार बार आ रही है। अब बार बार आ रही है, हो सकता है आपके दिमाग में वो चीज़ें हो, लेकिन फिर भी आपको यदि नहीं पता है तो पता होना चाहिए। जैसे जब आप वो पोस्टर देखोगे तो नीचे 7-8 गतिविधियां लिखी हुई थी, तो उसमें एक ऐसे नाम था, एक वृक्ष माँ के नाम। ये बार बार आ रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान में भी दूदू से इसकी शुरुआत की गई, समझे ना बात को। अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसका प्रारंभ कब हुआ था? हैं? बताइए, कोई बात नहीं है, बताइए। 5 जून को, शाबाश, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस पर इसका प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, एक वृक्ष मां के नाम। समझे ना बात को। ये चीजें अब ऐसे आती है ना, फिर वो भूल जाते हैं लोग, पता नहीं क्या था, कैसे था। थोड़ा नाम बदल के दे देगा, अलग तरीके से नाम दे देगा, तो फिर तुम वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करें। एक पॉइंट हमारा ये था, एक शब्द है, कमेटी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द तो है मोलीवुड, मोलीवुड,
मॉलीवुड। जैसे बॉलीवुड होता है तो मुंबई वाला, टॉलीवुड होता है वो दक्षिणी भारत की फिल्में होती हैं, पूरा दक्षिणी भारत आ जाता है, उसके अंदर साउथ की फिल्में, वो होता है ना एक पैर मारते हैं तो वो आंधियाँ चलने लग जाती है, वो वाली। और हॉलीवुड होता है, ये आपका लॉस एंजल्स वाला मामला है। मॉलीवुड जो होता है, ये ध्यान रखना, ये मलयालम फिल्मों से संबंधित है। आप ये कह सकते हो कि मलयालम फिल्मों का प्लेटफॉर्म है ये। मलयालम फिल्में बनती है, कभी नाम सुना होगा, मम्मूटी, पृथ्वीराज सुकुमारन, ठीक है ना। हाँ, ये सब, ये जो आप फिल्में देखते हो ना, ये कांतारा टाइप, ऋषभ शेट्टी हो गया, पृथ्वीराज सुकुमारन बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो विलेन का रोल किया था, वो वाले, सालार में आया था वो सब इन्हीं से आसपास है ये, ठीक। अब यहां क्या हुआ, 2017 के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज की गई, एक मामला आया हमारे सामने कि मलयालम फिल्मों में जो महिलाएं थी, एक्ट्रेस थी, उनका यौन शोषण किया गया, यौन दुर्व्यवहार किया गया, इस तरीके का मामला सामने आया। तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई, जस्टिस हेमा कमेटी, ये नाम याद रखना है। उसकी रिपोर्ट आई है, आज 3 दिन हो गए, और 3-4 दिन हो गए, रिपोर्ट आई है, हर दिन न्यूज़ आ रही है, उथल पुथल मच गई पूरी। रजनीकांत ने चुप्पी साधी, मुमटी ने चुप्पी साधी, इसने ये कहा, उसने ये कहा, हमारा हनन है, तुम्हारा हनन है, एक्सेट्रा। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मॉलीवुड क्या है, तो मलयालम फिल्मों का एक प्लेटफॉर्म है। जस्टिस हेमा कमेटी का संबंध किससे है? मलयालम फिल्मों में जो महिलाओं का जो यौन शोषण किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी जांच से संबंधित कमेटी गठित की गई थी। तो इसमें लिख दीजिए यहां पर, मतलब यहां पर कहां, मॉलीवुड में, यहां पर महिलाओं के साथ, यहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न का मतलब होता है सेक्सुअल हरेसमेंट, यौन उत्पीड़न व शोषण की जांच के लिए मतलब मॉलीवुड में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण की जांच के लिए जस्टिस हेमा समिति का गठन किया गया। अंडरलाइन कर दीजिए इसको, जस्टिस हेमा समिति का गठन किया गया। देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर जस्टिस हेमा समिति है, लेकिन पूछने को आपसे मॉलीवुड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये शब्द अब चर्चा में आ गया, तो आता होगा सबको, तो भी पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये जस्टिस हेमा समिति है ये, ठीक है। आइए, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है छोटा सा, वो है अरावली। कोई बच्चा जो बता सके अरावली क्या है। बस पर्वतमाला वाला नाम मत बोलना और इसके अलावा बोल देना। पर्वतमाला नहीं है, बस अरावली बताइए। अखबार पढ़ा करो, ध्यान रखा करो। ये पहला हेलीकॉप्टर का इंजन है, ये इंजन है, हेलीकॉप्टर का इंजन है जो भारत में बनेगा। इससे पहले नहीं बनते थे, बाहर से मंगाना पड़ता था, जैसे मोबाइल की बैटरी मंगाते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, यह पहला हेलीकॉप्टर का इंजन है। ध्यान रखना, इंजन है, हेलीकॉप्टर नहीं है ये। यह पहला हेलीकॉप्टर का इंजन है जिसका निर्माण भारत में होगा, जिसका निर्माण भारत में होगा। चले, अब भारत में होगा तो भारत ने इसके संबंध में जो समझौता किया है, ये इंपॉर्टेंट है।
इस संबंध में भारत के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। और समझौता किसके साथ हुआ है? हाल तो आप जानते ही हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत बार नाम सुनते हो। लेकिन दूसरा नाम आपने विशेष रूप से ध्यान देना है, दूसरा नाम है सेफ्रॉन। ये महत्वपूर्ण है भाई, किसके साथ समझौता किया है हमने? तो हो सकता है उस देश का नाम पूछ ले, भाई उस देश के साथ मिलकर हम मेक इन इंडिया करेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया ही हो गया ना इसके अंदर, तो मेक इन इंडिया भी जानना पड़ेगा आपने। तो किस देश के साथ हमने समझौता किया है? तो कंपनी का नाम तो सेफ्रॉन है और देश का नाम फ्रांस है। ये महत्वपूर्ण है, मैंने ऐसे देखे हैं, ये कई कंपनियां जब चर्चा में आ जाती है तो पूछ लेते हैं कि ये किस देश की कंपनी है। जैसे राजस्थान के संबंध में यदि मैं आपसे बात कहूं तो एक कंपनी है केर्न एनर्जी, ये हमारे पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है ना। हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है, तेल निकालने का काम करती है। आपसे पूछा गया ये किस देश की कंपनी है? ये स्कॉटलैंड की है, ठीक है ना, ब्रिटेन में आता है ये, ठीक है ना। ब्रिटेन के 3 भाग होते हैं, आप जानते हो, एक वेल्स होता है, इंग्लैंड होता है, स्कॉटलैंड होता है, ठीक है। यूरोप में हम पढ़ेंगे इसको। उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है सेफ्रॉन। अब सेफ्रॉन कोई छोटा नाम नहीं रहा है, जैसे राफेल बना, तो राफेल जिसको बनाया था वो फ्रांस की कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था? डेसाल्ट कंपनी। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपके राजस्थान में एक फ्रांस की कंपनी है जो कांच का निर्माण करती है, सेंट गोबेन, वो फ्रांस की कंपनी है। आप पेपर उठा के देखो, पूछा गया सेंट गोबेन किस देश की कंपनी है। तो हमेशा ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमने किसके साथ समझौता किया है। जैसे आज का आप अखबार पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरनई जा रहे हैं, बुरनई, सिंगापुर, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो समझौता करेंगे कुछ, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर टाइप में। अब आपको फिर उस पर नज़र रखनी चाहिए, सेमीकंडक्टर कितनी बार 2026 तक हम सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे, ठीक है ना। दिमाग में चलनी चाहिए ये चीज़ें। सेमीकंडक्टर आते ही कर क्या चीज़ आ सकती है मेरे लिए, कौन सी चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ। 2026 हब बनेगा, 3 स्थान है, गुजरात के 2, असम का 1, मोरेगांव, याद कीजिए, बताया था ना आपको सारी चीज़ें 2-3 दिन पहले ही तो बताई है। अब नहीं लिखा, नहीं पढ़ा, वो आपकी समस्याएं हैं। वो सारे मोती होते हैं, आपको लगता है ये कम है तो मत पढ़िए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए। कम कुम कुछ नहीं है, आपको ये भी याद नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है। अब ये जो सारा सिस्टम हमने किया है, ये जो समझौता हुआ है, तो आप ये कह सकते हो मेक इन इंडिया को बढ़ावा। मेक इन इंडिया, देश के अंदर हम वस्तुएं बनाएंगे। देश के अंदर वस्तुएं बनाने से क्या होता है? देश के लोगों को रोजगार मिलता है, समझे ना। और देश के अंदर यदि हम बनाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, सस्ते हो जाएंगे ये। तो मेक इन इंडिया, 2 बातें तो हमेशा ध्यान रखना। मेक इन इंडिया, इसका पर्पज क्या है, इसका होता क्या है, ध्यान रखना। विनिर्माण को बढ़ावा देना, विनिर्माण आपके सिलेबस का हिस्सा है ये। विनिर्माण को बढ़ावा देना, विनिर्माण होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, चाहे कुरकुरे का पैकेट भी आपने खरीदा तो नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाई। सर्स की थैली खरीदते हो, मैन्युफैक्चर्ड बाई, वो सब विनिर्माण है। इसको बढ़ावा देना, तो यहां बना के हम विनिर्माण को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है। अब आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि ये प्रारंभ, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। भाई देखो कुछ ही योजना ही तो है, जनधन योजना हो गई, अभी 10 साल पूरे हुए हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक यही होंगे, सब चीज़ें हैं अपने पास, उसको करेंगे। जनधन योजना क्या है, और जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, ये जो आपको उंगलियों पे बताऊं ना, वही तो योजना ही पढ़नी होती है। ऐसे तो हर दिन योजना आती है यार, किस किस को पढ़ोगे। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ 25 सितंबर 2014 को, ध्यान रखना 2014 को। और विनिर्माण को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक चीज और ध्यान रखना, विनिर्माण को यदि हम बढ़ावा दे रहे हैं तो हमने कितने सेक्टर शामिल किए हैं? हमने टोटल इसके अंदर 25 सेक्टर शामिल किए हैं। वर्तमान में 25 सेक्टर के अंदर
25 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और 2014 को ये चालू हुई थी। आप यदि सितंबर भी याद ना रहे तो 2014, हालांकि राजस्थान जैसे एग्जाम में क्या है, ये बदमाशी कर जाते हैं कई बार, आपको दे देगा 25 सितंबर 2014, 26 सितंबर 2014, ये केवल राजस्थान में ही आपको मिलेगा और कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है। एक जैसे पूछ लिया जाता है। ये जो मेक इन इंडिया है, ये तो आया भी हुआ है आपके, इसका लोगो क्या है? शेर, शेर है, लॉयन। ये क्वेश्चन होते हैं, तो अरावली को हम इस तरीके से जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात सारी? चलिए जी, एक आगे चलकर बात करूंगा, बस यहाँ थोड़ा चलते चलते बताऊंगा, समय हो रहा है। INS अरीघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहली जो पनडुब्बी है वो INS अरिहंत है। ठीक है ना? चलो छोटा सा लिखिए तो जल्दी जल्दी। मतलब ये जो आपको बताया जा रहा हूं ना बेटा, इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, पहली जो है INS अरिहंत। अब अरिहंत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई है। हो सकता है आपसे पूछ ले इसको कब शामिल किया गया, 2016 के अंदर पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अरिहंत 2016 के पेपर देखो, अरिहंत ही अरिहंत से भरे हुए हैं। तो ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। अरीघात जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। अगस्त 2024, अगस्त 2024 में इसको शामिल किया गया है, ध्यान रखें। ये अरीघात का मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। इसमें नया है, हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें पूछ ले। ये स्पीड लिख दीजिए इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 22 से 28 किलोमीटर पर आवर। कुछ टाइम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। 700 किलोमीटर तक निशाना मार सकती है, 700 किलोमीटर तक निशाना मार सकती है। स्वदेशी है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि इसका निर्माण कहाँ हुआ। इसका निर्माण हुआ विशाखापट्टनम शिपयार्ड, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। तो भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है ये अरीघात। पहली कौन सी है? अरिहंत। इसको कब शामिल किया गया था? 2016। आपको मैं बता दूं, एग्जामिनर जब टर्न मारता है तो ऐसे क्वेश्चन पर मारता है। भारत ने सबसे पहले नौसैनिक बेड़े में परमाणु पनडुब्बी को कब शामिल किया था? इस लैंग्वेज से सब भूल जाओगे आप। अरिहंत उरियंत होता है सर, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, जब हम तैयारी करते थे होता है, वही तो बोलता हूं। और क्या, मैं कोई इतना बुद्धिमान थोड़ी हूं, समझे ना बात को। ये ऐसे पूछ लेगा, फिर सन दे देगा 2016, 2015, 2017 ऐसे दे देगा, ऐसे होता है ये। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेते अरीघात क्या है। ठीक है, तो परमाणु पनडुब्बी, एक मिसाइल, एक ऐप, ऐसे दे देगा ऑप्शन बना के। ठीक है, अरीघात का जो अर्थ होता है ना, ये होता है दुश्मनों का संहार करने वाला, दुश्मनों का संहार करने वाला। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।